हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। जैसे कि आप सब देखते हैं, हम अलग अलग सेशंस पर अच्छे लेवल के इंटरव्यूज़ करते हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एक मानी हुई शख्सियत गुलबर्गा के मुबीन सर, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, जो काफ़ी सारा वक्त अपना दे चुके हैं एजुकेशन को गरीब और अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में, और उनके स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे लेवल पर एजुकेट होकर गुलबर्गे का नाम रोशन भी कर चुके हैं। तो सर, मैं आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूँ। पेरेंट्स डे के इशू पर हम आज बात कर रहे हैं। सर, व्हाट इज़ पेरेंट्स डे एंड व्हाई वी सेलिब्रेट पेरेंट्स डे? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आज आप तमाम व्यूअर्स को ये पेरेंट्स डे की मुबारकबाद। दरअसल पेरेंट्स डे दो मौक़ों पे मनाया जाता है, यूएसए में और फिर साउथ कोरिया में आज के दिन मनाया जाता है, और फिर दूसरे यूएनओ के हिसाब से जो है ये 1 जून को मनाया जाता है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। अब सवाल ये आता, पेरेंट्स डे क्या है, क्यों हमारे को बनाना चाहिए? तो पेरेंट्स डे दरअसल वो दिन है जिसके अंदर हम समझते हैं या हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हमारे लिए दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और कंटिन्यू हमारा जो भी वर्क है उनके बच्चों से रिलेटेड, वो पूरी तरह से उस पर उन्होंने लगे हुए रहते हैं वक्त। अब फिर वक्त ये होने के बाद, इससे पहले जो वक्त लगाते हैं, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं सोसाइटी हमारी 2 हिस्सों में बदली हुई है। वो कौन से हिस्से हैं? एक है वो कल्चर जो अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर है, और वो एक कल्चर जो कि इंडियंस या फिर एशियन और गल्फ़ का कल्चर है। ये 2 कल्चर में जब हम देखते हैं तो बाज़ जगह पेरेंट्स की अहमियत कम हो जाती है और बाज़ जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो एरिया में ज़्यादा बढ़ती है या पेरेंट्स की अहमियत ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ देखते हैं क्राइम का रिकॉर्ड भी कम है, इसी तरह से दूसरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़ास ये बताना चाह रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कब बन सकता है कोई शख्स? ये उसी वक्त बन सकता है जब तक कि उन पीस की अहमियत ना समझे, सामने वाले की रेस्पेक्ट की अहमियत ना समझे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात नाजरीन, वो है बिहेवियर। एक सोसाइटी में, एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो रोल प्ले कर सकता है एक सिटीज़न, वो कौन है? वो ऐसा शख्स होता है जो एक वेल बिहेव्ड हो। तो पेरेंट यहाँ पे जो रोल करते हैं वो है बिहेवियर चेंज करने का। तो हम थोड़ा नूर साहब समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम पेरेंट्स के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और हमारा नेशन पेरेंट्स के बारे में क्या बोलता है, और इसी तरीके से हम दूसरों के बारे में हम बात करते हैं। तो आजकल हम 2 सोसाइटी में रह रहे हैं या 2 फैमिलीज़ में रह रहे हैं। एक नैनो फैमिली है और एक हमारी इंडियन फैमिली है। तो नैनो फैमिली के हिसाब से देखें तो वालिदा और साथ में उनके बच्चे, इससे ज़्यादा और कुछ कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। ये नैनो फैमिली का कंसेप्ट है। तो अब ये कंसेप्ट के तहत पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आने से पहले मैं पेरेंट्स की अहमियत बताना चाहता हूँ। तो कुरान पेरेंट्स के बारे में क्या कहता है कि तुम अपने वालिदैन को, मेल फीमेल दोनों को, जब भी अगर तुम्हें कोई बात बुरी भी लगे, नागवार लगे, तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो। ये अहमियत पेरेंट्स की अकॉर्डिंग टू द इस्लाम बताई गई। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार जो भी हमारे पास धर्म पाए जाते हैं, वहाँ पे भी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत हमारे को देखने को मिलती है। ये हुई पेरेंट्स की बात, यानी पेरेंट्स को आप उफ तक ना कहिए, उनका वो लेवल है, इतना ज़्यादा बड़ा लेवल है कि जब जितना बड़ा लेवल रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी। तो फिर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो 2 चीज़ें हमारे नूर साहब और आपके व्यूअर से मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो तरबियत का पहलू क्या होता है। आज मार्क्स का पहलू चल रहा है, मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक करेंगे, आपके आइकॉन तलहा साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि आज कंपटीशन मार्क्स का चल रहा है और चलना भी चाहिए, एक ट्रेंड है। मगर अपार्ट फ्रॉम दिस हमको हासिल क्या हो रहा है, उस पर हमारी जो इंशाल्लाह आगे ये बात चलती रहेंगी। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है अकॉर्डिंग टू द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उनके 3 पॉइंट्स उन्होंने हमारे को यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी शख्स शादी करने से पहले, यानी आज हम बात करते हैं हमारे ब्रदर्स ज्यूज़ और हमारे जो है ब्राह्मण ब्रदर्स के, दे आर वेरी वेरी गुड इन द प्लानिंग। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोलते हैं कि भाई आप शादी करने से पहले यू हैव टू प्लान कि पहले क्या है। 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि आप शादी करने से पहले बीवी को देखिए कि उसका लेवल, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरीके से हम दूसरी भी यहाँ पे जो और एक ये है वो ये कि बच्चों की जो तालीम का मामला है, उस पहलू से भी उन्होंने यहाँ पे पेरेंट्स को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स रहते हैं, अहम बात यह है नूर साहब कि जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल और सक्सेस हैं
उन्होंने औलाद भी दुनिया में सक्सेस देते हैं और एक वेल डिसिप्लिन वेल मैनर औलाद अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी को देते हैं। तो ये पहलू हमारे को दिखाता है कि आज का पेरेंट्स डे ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये वो दिन है जहाँ पे कौमों की तकदीरें लिखी जाती हैं या बदली जाती हैं। मगर कब ये मुमकिन है? ये उस वक्त मुमकिन है जब पेरेंट्स अपनी अहमियत को समझें। आप थोड़े दिन पहले हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एक जज साहब का स्टेटमेंट आया था, बड़ा गैर मामूली स्टेटमेंट था, दिल बोल रहा था कि उनके हाथ चूमें। वो लेवल का स्टेटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बोलते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए, आप ये खरीदने के लिए वो खरीदने के लिए पूरा वक्त लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मगर उन्होंने बोले इतना पैसा प्रॉपर्टीज़ पर लगाने के बजाय आप अपनी औलाद पे वक्त और पैसा लगाइए, तो देखिए वो आने वाले दिनों में क्या बनते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आज का दिन जो है पेरेंट्स के हिसाब से मैं समझता हूँ बड़ा गैर मामूली है। सर, और एक सवाल मेरा ये है आपसे कि हाउ ए चाइल्ड विल लर्न इन होम एंड होम स्कूलिंग? हाउ ए चाइल्ड विल लर्न इन द होम और बाय द होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग का कंसेप्ट बहुत ही अहम है। जो लोग बैचलर हैं, शादी करने से पहले मेरी गुजारिश है उन तमाम से, अगर आपका रस्म हो गया है तो आप उस लड़की को आप इस मामले में होम स्कूलिंग में बहुत अहम रोल प्ले करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग जिनके जो माँ बाप हैं, जिनकी बेटियां शादी करने जा रही हैं या शादी होने वाली है और जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, जैसे आपके हमारे अजीज़ दोस्त तला साहब, खुदाब, ये तमाम के लिए ये होम स्किलिंग का कंसेप्ट बहुत ही अहम है। आप दुनिया की तारीख़ को पलट कर देखिए, तातारियों से लेकर आज के इंदिरा नूई तक, इन सब के अंदर अगर किसी का रोल है तो वो माँ का रोल है। माँ देख रहा हूँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक। तो माँ का बहुत अहम रोल है। अब सवाल ये आता है कि 5 साल के दरमियान ऐसा क्या हो जाता है? क्या हम हमारे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम हमारे बच्चे को बदल सकते हैं? क्या हम हमारे बच्चे को आने वाला कल का सिकंदर, अपनी फील्ड का मायानाज शख्सियत बना सकते हैं? तो मेरा जवाब आपसे और तमाम पेरेंट्स से ये है कि आपके पास सोने का सोना जो बोलते हैं वो चीज़ यानी आपके बच्चों की शक्ल में है, और उससे भी अहम ये है कि उनकी उम्र आपके पास है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नूरुद्दीन साहब, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द साइकोलॉजी, ये कईयों थेसिस पेश करने के बाद ये फैक्ट बात जो है सोसाइटी के अंदर बताई जा रही है, वो क्या है कि जो बच्चा 5 साल में पैदा होने से लेके दिन तक 5 साल की उम्र पहुंचने तक वो ज़िंदगी का 50% सीख जाता है। यानी 50% उन 5 साल मुकम्मल करने से लेके मरने तक जो उन दिनों में सीखता है। और ये सीखने की जो लर्निंग है, जो स्पीड है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के दरमियान रहती है। तो बताने का मकसद ये है कि जो लड़कियां शादी कर चुकी हैं, जो लड़कियां शादी करने वाली हैं, ये बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। अबू कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ौल था कि टीचर जो है अगर नाकारा रहेगा तो वो 10 साल में पूरी कौम को बिठा देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। मगर मेरा ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और साथ ही साथ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो ये बात बड़ी खुश आयन लगती है कि जो माएँ, जो लड़कियाँ बच्चे के 5 साल तक अपने घर में तरबियत करती हैं, तो यकीन मानो मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा कम से कम 2 लैंग्वेज सीख सकता है। और फिर तीसरी जो अहम बात यह है कि एक बेहतरीन शख्सियत उभरना शुरू होती है। अब हमारे पास देखेंगे कि बहुत सारे जगह लोग शिकायतें करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा, हमारे साथ फला मसाइल हैं, हमारे ये प्रॉब्लम हैं। ये प्रॉब्लम जो डेवलप होता है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल क्या खाली गवर्नमेंट रहती है, क्या सिर्फ सोसाइटी रहती है? तो कौन रहते हैं? दरअसल ये माइंड सेट रहता है। तो माइंड सेट मेरा हिसाब मानना ये है कि बच्चा जो भी घर में तरबियत हासिल कर रहा है, 65% 65 हॉबीज़, आप सुन लीजिए पूरे पेरेंट्स, 65% हॉबीज़ जो एक बच्चा 5 साल के दरमियान माँ बाप को देखकर, माँ बाप को सुनकर और माँ बाप के बिहेवियर से अल्हम्दुलिल्लाह 65% हैबिट्स डेवलप करता है। बाकी के जो हॉबीज़ रहते हैं 35% वो कभी लेक्चर से, कभी तजुर्बे से और दूसरे चीज़ों से सीखता है। तो फिर हम वापस जाते हैं दुनिया के सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ में। मेरे जो मैं समझता हूँ कि इंदिरा नूई एक माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी है इंडिया से। जब आप उसके माँ के इंटरव्यूज़ को देखते हैं और इंदिरा नूई के इंटरव्यूज़
डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं, उसकी माँ जिस तरीके से तरबियत करी बचपन से लेकर, नतीजा क्या निकलता है कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी मानवीय शख्सियत बनती है। तो हम भी अगर चाहें, खास कर लड़कियां यानी जो माएँ हैं जिनके पास बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले 5 साल तक अगर उन्होंने अपने बच्चों को तालीम और तरबियत का एहतमाम करें तो यकीन मानिए नूर साहब, यही कौम जिनके पास आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं, इनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, ये कौम आने वाले दिनों में कल कई साइंटिस्ट बना सकती है और इंशाअल्लाह बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बना सकती है। ये कब मुमकिन है? जब स्कूल होम स्कूल में बदले, और होम स्कूल में कौन बदल सकता है? अब वो सिर्फ और सिर्फ माँ बदल सकती है। तो ये 65 हॉबीज़ जो एक बच्चा डेवलप करता है, 65% हॉबीज़ ये घर से डेवलप करता है, 35% तो ये बाहर की चीज़ें हैं जो एक बच्चा ये करता है। सर, आज की लाइफ में अक्सर पेरेंट्स जो हैं यानी हस्बैंड वाइफ हैं, अपने अपने वर्क में, घर के कामों में और पर्सनल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल है, तो अक्सर ये देखा जाता है। तो इससे भी काफ़ी सारे कंप्लेंट्स होते हैं उनके खुद रिलेशन में, इसमें बच्चे सफ़र करते हैं। तो इसके बारे में आप पेरेंट्स को भी कुछ बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स को मोबाइल के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मोबाइल से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। ये अपनी जगह 100% है, मगर मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि बिल गेट्स जैसा आदमी जिसके ताल्लुक़ से अलग अलग बातें भी कोरोना के टाइम भी आई, तो ये लेवल का पहुँचे हुआ शख्स अपने बच्चे को मोबाइल से बचा रहा है। और दुनिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस लोग, चाहे वो जापानीज़ रहो या ज्यूज़ रहो, यही लोग भी जो है आप देखते हैं अपने बच्चों को इस तरीके से संभाल रहे हैं जैसे घर के हीरे जवाहरात सोना चांदी संभालते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग अपने घर की कीमती चीज़ों को संभालते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से जो है संभाल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से बचा रहे हैं। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर माँ बाप मोबाइल के अंदर रहे, थोड़े दिन पहले आप ये देखे भी होंगे वीडियोस या फिर फोटोज़ कि एक माँ रहती है, बच्चा जब रोते रहता है तब जो है वो माँ क्या करती है, मोबाइल देती है और बच्चा खामोश हो जाता है। दरअसल माँ वो मोबाइल नहीं दे रही है बल्कि जहर दे रही है। वो जहर कि अपनी ममता को जो है दूर कर दे रहा है, और वो जहर जो एक बच्चे को जो पैदा हुआ से रहता है, छोटा बच्चा रहता है, साल का 1.5 साल का जो भी रहता है, ये बच्चे को क्या कर रही है, अपने आप से दूर कर रही है और फिर मोबाइल को अपना साथी बना रही है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है नूर साहब, बच्चा जिद्दीपन पे आ जाता है, यानी जिद्दी बनना शुरू होता है। और फिर जब उन्हें रोना शुरू करता है, हम जब भी रोते रहता है तब माँ बाप क्या करते हैं, फिर उसे मोबाइल देते हैं। तो ये जब बच्चे रोना शुरू करते हैं, जिद का इजहार करना शुरू करते हैं, वो भी बचपन के इब्तिदाई दौर में, तो आने वाले दिनों में आप पूरे पेरेंट्स ये जहन में रख लीजिए, अगर इस तरह से बिहेवियर रहेगा तो ये जो बच्चे जो रोने की वजह से, जिद की वजह से, ये मोबाइल की वजह से कल क्राइम में जा सकते हैं। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बल्कि ऑथेंटिक डाटा जो बेस बोलते हैं वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी तमाम माँओं से और तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आपके बच्चे आपकी दौलत से भी ज़्यादा कीमती हैं, तो आप उनकी परवरिश इन 5 सालों में ख़ासकर मोबाइल से दूर रख के, अपने आप से करीब रख के कीजिए, ताकि वो आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनाइयत से आप में इतने मिल जाएँ कि आपके बच्चे आप पे फुल ट्रस्ट कर सकें, पूरा ट्रस्ट कर सकें, और इसी तरीके से आपको वो जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं शेयर कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि 4th स्टैंडर्ड का कलकत्ता में 3 साल पहले बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्या रीज़न है? पेरेंट्स से बोल नहीं सकता, पेरेंट्स सुन नहीं सकते। अब ये दोनों जब सुन भी नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता, तो एक बेचारा क्या करेगा? 4 साल का हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मच गया था जब एक बच्चा सुसाइड करता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि पेरेंट्स अपनी औलाद के ऊपर जब फोकस नहीं करते तो ये सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं। सर, अक्सर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है, स्कूल में हो या हॉस्पिटल डॉक्टर के पास हो, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है? मेरा अपना मानना ये है और हकीकत भी ये है, स्टैटिस्टिक्स को आप जमा करेंगे तो ये है कि डॉक्टर ख्वाजा अली साहब से मिलो, चूँकि एक बेहतरीन काउंसलर हैं। काउंसलर वो नहीं है जो खाली करियर गाइडेंस के नाम पे कोर्सेज़ पे बताए, जैसे मैं भी कोर्सेज़ बताता हूँ, बल्कि काउंसलर वो है जो कम से कम आपके बच्चे की शख्सियत को पूरी तरीके से समझे, और उसका जब टेस्ट लेना हो तो कम से कम 400 सवालात उससे किए जाएं, उसका पूरा टेस्ट लिया जाए, तो वो काउंसलर होता है। तो माँ बाप को, पेरेंट्स को काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है साहब? क्या वजह है? मैं देखता हूँ ख़ासकर जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैं एक व्हाट्सएप पे और परसों फेसबुक पे एक फ़ोटो भी शेयर करा था,
तो वहाँ बच्चे पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, लॉकडाउन है लेकिन बच्चों का टॉक गेम चल रहा है, पूरे बच्चे ठहरे हुए हैं। फिर मैं जाके सडनली उनकी एक फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद फिर मैं उनके पेरेंट्स से बात करा। मैं बोला कितने खूबसूरत और प्यारे बच्चे हैं, मेरा दिल बहुत खुश हुआ साहब, मैं आपकी बच्चों की फ़ोटो लिया। तो वो भी खुश हुए। फिर बाद में मैं उनसे बोला आप इनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचें, आप इनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचें। तो चूँकि वो साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर ज़्यादा उनको वो नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने एक सीधा सा जवाब दिया, अरे साहब हमारे को क्या मालूम, ये सब तो तुम्हारे जैसे लोगों का काम है। तो मेरे को खुशी हुई कि एक जो शख्स ज़्यादा नहीं पढ़ा या पढ़ा लिखा नहीं है, ये शख्स कम तो कम ये रियलाइज़ करा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मगर रियलिटी ये है मेरे दोस्त कि सबसे अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है। जब भी पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, तो वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जीनियस और टॉप लेवल के बन जाते हैं। तो पेरेंट्स को अपनी औलाद को समझने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होना। क्यों काउंसलिंग होना? तो आप देखते हैं डॉक्टर शाकिर, इंजीनियर नासिर, इंजीनियर आमिर और हमारे बागवान बरादरी की फर्स्ट लेडीज़ डॉक्टर, ये इनकी पूरी फैमिली को देखिए। और उनके वालिद साहब से कभी आप मौका मिला तो आप मिल सकते हैं, उनका एक बुक सेंटर भी है, क्या है या पता नहीं। बहरहाल ये पूरे हमारे दोस्त हैं। तो जब मैं उनसे बातचीत करा एजुकेशन के सिलसिले में, तो उन्होंने मेरे को बता रहे थे कि मुबीन एक वक्त था जो है हम तरकारी बेचा करते थे, कभी नींबू और कभी जो है वो कोतमीर पुदीने वगैरह का। मगर मेरी बीवी को ये एहसास हुआ कि मेरे बच्चों को अब कुछ आगे बनाना है, तब हम क्या करें। तब मेरी बीवी बोलने के बाद फिर हम एक फ़ैसला ये करें कि हम जहाँ थे वहाँ से एरिया छोड़ के हम दूसरे जगह चले गए। उसके बाद फिर मैं और मेरी बीवी दोनों मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की पढ़ाई पर इतना ध्यान देते रहे कि आज अल्लाह के फजल से पूरी बागवान बरादरी में फर्स्ट डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर अगर कहीं से मिलती है तो डॉक्टर शाकिर की बहन है। और डॉक्टर शाकिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एमडी हैं और उनके दो भाई इंजीनियर, एक भाई एमबीए करे हुए वेल सेटल्ड आज हुसैन गार्डन में हैं। बताने का मकसद क्या है, काउंसलिंग अगर पेरेंट्स की होंगी उनको एहसास हो जाए कि ये तो सोने का सोना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर से कम जैसे आज हर घर से इंजीनियर निकलता है, कम से कम हर चौथे पाँचवें घर से एक साइंटिस्ट हम अपने मुल्क को दे सकते हैं। और इंसानियत के लिए लड़ने वाले शानदार साइंटिस्ट, कोरोना के वास्ते लोगों को मरता हुआ देखने वाले नहीं बल्कि उनके लिए कुछ करने वाले साइंटिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे पैदा कर सकते हैं। मगर ये कब मुमकिन है? जब काउंसलिंग पेरेंट्स की होंगी। पेरेंट्स की काउंसलिंग होंगी तो गोल सेटिंग होगा, पेरेंट्स की काउंसलिंग होंगी तो टाइम सेटिंग होंगे। इस हिसाब से इंशाल्लाह हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। शर्त यह है कि पेरेंट्स काउंसलिंग इज़ कंपलसरी। सर अक्सर स्टूडेंट्स बचपन में जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड हो या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक ये लोग डल रहते हैं, तो क्या बाद में इन स्टूडेंट्स पर वर्कआउट करके इनको ग्रूम कर एक अच्छे डॉक्टर लेवल पर, इंजीनियर लेवल पर, साइंटिस्ट लेवल पर क्या इनको ले जाया जा सकता है? दुनिया के अंदर मैं रिलीजियस पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो एजुकेशन में बात होती है और साइकोलॉजी की बात होती है, आप प्लीज़ इसको रिलीजियस से मत कनेक्ट कर लीजिए वरना फिर मेरे खिलाफ कोई फतवे आ जाने। तो यहाँ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया के अंदर देखा गया है कि डल जो बच्चा बोलते हैं, दरअसल बच्चे की प्रॉब्लम नहीं रहती, वो प्रॉब्लम सोसाइटी की रहती है। सोसाइटी बच्चे की सलाहियतों को नहीं समझ पाती या सोसाइटी बच्चे को वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पाती कि वो बच्चा अपनी सलाहियतों को समझ सके। या दूसरा पहलू ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की सलाहियतों को नहीं समझ पाते। या और एक जुल्म अजीम जिसे बोलिए, टीचर भी जो है जब स्टूडेंट्स की सलाहियत को नहीं समझता है तब क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है उसे एक डिक्लेरेशन मिलना शुरू होता है कि आप डल हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता। यही बात कही गई तारीख के अंदर, वो बात थॉमस एडिसन से कही गई, स्कूल से निकाला गया। फिर बाद में वो बच्चा क्या ऐसा जो कर दिया, क्या अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा जो है 100 इन्वेंशंस का जो है अपने नाम कर लिया। बल्ब जिस रोशनी में आज हम रह रहे हैं वो इन्वेंट करने में अपना रोल प्ले करा। इसी तरीके से पूरा बुद्धू किस्म का इंसान, स्कूल में कोई परमिशन नहीं, वो बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके आइंस्टाइन बन जाता है। उसी तरीके से हम दूसरे लोगों को जब देखते हैं, ये तो मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर मेरे अपने ख़ास दोस्त आज केबिन हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर वाजिद, उनका जाविद के हमारे ख़ास दोस्त, उनके भाई साहब पीयूसी में उनके सब्जेक्ट्स रुक गए थे।
बाद में वो लड़का ऐसी मेहनत करा, ऐसी शानदार मेहनत करा कि मेडिकल सीट हासिल करके आज एज ए डॉक्टर केबिन में रहने वाले बिदर के हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम फेल हो जाते हैं एज ए सोसाइटी किसी बच्चे को नहीं समझने में, जब हम फेल हो जाते हैं एज ए फैमिली मेम्बर, और जब हम फेल हो जाते हैं एज ए टीचर, तब हम एक डिक्लेरेशन देते हैं और सबसे बड़ा इंसल्टिंग वर्ड है वो है डल। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि हम बच्चे को समझ के, उसकी क्वालिटीज़ को समझ के जब हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में बड़े जीनियस पैदा करेंगे। रोडों पर फिरने वाले, खाली कट्टों पे बैठने वाले या डल किस्म के जो हमारे को लोगों को रिवार्ड दिया जाता है, उस किस्म के स्टूडेंट्स खुद ब खुद इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे। मगर ये कब होगा नूरुद्दीन साहब? ये उस वक्त मुमकिन है जब पेरेंट्स अपनी औलाद की अहमियत को समझेंगे उस तरीक़े से जिस तरीक़े से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पेरेंट्स समझे। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के अंदर वजूद में आए। थैंक यू सर। कुछ लेसन्स हैं इंपॉर्टेंट ग्रेट स्कॉलर्स की लाइफ पर, जैसे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, और ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम साहब हैं, गालिब साहब हैं, धोनी हैं, तो ऐसे कई सारे हैं। तो इनके लेसन्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बड़ा गैर मामूली मुतासिर हूँ, आपको थोड़ा अजब भी लगेगा, गालिब साहब से। अब बहुत सारे समझदार लोग जो समझते कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। गालिब साहब जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखते हैं नज़मिया नसर जो भी 9 साल की उम्र में लिखते हैं, उसी तरीक़े से आप देखते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब जंग लड़ते हैं उनकी उम्र 16, 17, 18 ये रहती है। सिकंदर जब बादशाह बनता है 20 साल के बाद बनता है। शिवाजी महाराज मराठा मानवता की एक अजीब व गरीब गैरमामूली शख्सियत, जब इन्हों हुकूमत के ऊपर विराजमान होते हैं इनकी उम्र क्या रहती है। और एक बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान का, अकबर जब उन्हों जो है राजा बनते हैं या बादशाह बनते हैं तो उनकी उम्र क्या रहती है? उनकी उम्र मेरे दोस्त टीन एज से भी कम रहती है। तो इन तमाम लोगों की लाइफ को जब आप देखेंगे तो आपको और मुझे पता चलेगा इनके पीछे किसका हाथ है। इनके पीछे किसी बहुत बड़े स्कॉलर का हाथ नहीं है, बहुत बड़ी नामचीन शख्सियत का हाथ नहीं है। इनके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है माँ का हाथ, और दूसरा जो रोल आता बाप का यानी पेरेंट्स का हाथ। आप सोचिए कि 9 साल की उम्र में एक बच्चा अपनी एक फील्ड के अंदर स्टार्ट कर लेता है और इसी तरह करियर स्टार्ट कर लेता है। इसी तरीके से अबुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट भी गुजरे हैं, इन्होंने 7th स्टैंडर्ड में ये टीचरों से सवाल करना शुरू करते हैं कि मैडम ये प्लेन उड़ता कैसे है। तब वो टीचर उनको वहाँ पे ले जाके समंदर के पास बाज़ाब्ता बताते हैं कि प्लेन की उड़ने की जो है खूबी क्या है। तब ये बच्चा गौर करना शुरू करता है, तो रिज़ल्ट क्या आता है? वो हिंदुस्तान का मिसाइल मैन बन जाता है। तो इन तमाम लोगों की ज़िंदगी से जो मुझे और हम सबको पेरेंट्स को यहाँ लेसन मिलता है, आप अपनी औलाद को आज के वक्त का थॉमस एडिसन, आज के वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड की माहिर शख्सियत, गैर मामूली टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की क्वालिटीज़ जो हैं उस टाइप का गैर मामूली शख्सियत आप बना सकते हैं, विजनरी शख्सियत। इसका मतलब इसी तरीके से धोनी के बारे में आप देखिए, धोनी की लाइफ को भी पढ़िए तो उनकी भी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, आप अपने बच्चों को धोनी के टाइप में भी एक सुपरस्टार यानी इंडिया का बना सकते हैं। ये कब मुमकिन है? ये उस वक्त मुमकिन है जब पेरेंट्स ये प्लान कर लें कि आने वाले 10 साल के बाद, यानी अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 10 साल के बाद अगर गुलबर्गा से कोई जीनियस कहलाई जाएगा तो वो मेरा बेटा या मेरी बेटी होंगी। अगर हम ये प्लान करेंगे तब नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि राजा जो बनते थे यूं ही नहीं बनते थे, बाज़ाब्ता उनकी ट्रेनिंग होती थी। अगर आपको मौका मिला तो अशोका की ट्रेनिंग कैसी होती थी, उसकी एज क्या थी, आप देख लीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको मौका मिला तो दूसरे जितने भी टॉप लेवल के लोग गुजरे हैं यानी हिस्ट्री के अंदर जितने भी राजा महाराजा, आप उनकी ज़िंदगी देख लीजिए। इन तमाम की ज़िंदगी की देखने के बाद पता यही चलता है कि पेरेंटिंग इज़ ए मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पेरेंटिंग है। पेरेंट्स का जितना सपोर्ट अपने बच्चों के लिए रहेगा, इंशाल्लाह बच्चे बाअखलाक बनेंगे, बेहतरीन हॉबीज़ 65% हॉबीज़ डेवलप करेंगे। और फिर तीसरी जो अहम बात यह है वो बेहतरीन शहरी और शानदार कामयाब एक प्रोफेशनल बन के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सर अक्सर क्राइम जो होता है नौजवान हो या कुछ लेवल के बाद, कुछ एज के बाद देखा जाता है ये बैकवर्ड्स में पाया जाता है, तो इसकी क्या रीज़न है? आपकी क्या यानी आप क्या नज़रिया है इस पर? मेरा नज़रिया क्लियर है। और मेरा नज़रिया क्या है साहब, ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं। मुबिन खरीदी क्या बोल सकता है, उसका ज़ाती नज़रिया क्या हो सकता है?
जब आपके पास इल्म है, आपके पास रिसर्च है, आपके पास साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में ये बात है कि बच्चा एक क्राइम सीखता कैसा। ये बच्चा 1-2 दिन में क्राइम नहीं करता, अचानक मैं किसी का मर्डर नहीं करता, वो मर्डर करने के भी पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री रहती है। तो ये जो खासकर बैकवर्ड एरिया में जो क्राइम बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या वजह है? एक, उनके पास तालीम नहीं रहती। तालीम नहीं रहने से खुद की अहमियत का पता नहीं रहता पेरेंट्स को, और जब खुद की अहमियत का पता नहीं है तो बच्चों की अहमियत कहाँ से पता रहेंगी? बच्चों की भी अहमियत का कोई पता नहीं रहता। तो इस वजह से बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है, शिकायत के माहौल में परवरिश पाता है, और शिकायत जहर है, कैंसर है। शिकायत करने वाला ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान, आप खुदा से शिकायत कर लेंगे तो जो चीज़ आपके पास छीन जाती है, शुक्र करो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो यहाँ ये पहलू, ये शिकायत बचपन से आना शुरू होती है। कभी माँ के ज़रिए आती है, कभी वालिद के ज़रिए आती है, कभी पड़ोसियों के ज़रिए आती है, कभी भाइयों के ज़रिए आती है। तो इस तरीके से ये जो भी, मैं पूरी चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाना चाह रहा क्योंकि आपका चैनल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चीज़ पे बात करता है। अगला जो प्रोग्राम हम सुसाइड जो स्टूडेंट क्यों करता है, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। एक बेहतरीन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन हमारे नूरुद्दीन साहब के ज़रिए रहेगा। तो सुसाइड क्यों करते हैं वो इसके अंदर हम पूरा कोशिश करेंगे कवर करने की। तो ये जो क्राइम रेट जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में बढ़ने की वजह, असल और मेजर वजह ये है कि वहाँ इंसान अपनी जान की अहमियत को नहीं समझ पाता, और जो इंसान अपनी जान की अहमियत को नहीं समझ पाता उसके अंदर गुस्सा भी रहता है, उसके अंदर गलत डायरेक्शन जाने की पूरी जो है उसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस वजह से मेजर रीज़न ये है। वो फिल्मों के जो बातें हैं, ये है वो फिल्मों के वास्ते 3 घंटे के लिए अच्छा है, और यही बैकवर्ड एरिया से बाज़ लोग पढ़ते हैं तो कहीं से कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं। सर, एक हमारे चैनल और मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, आप इतने क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ग्रूम कर इतने बड़े बड़े लेवल पर पहुंचाएं। आप खुद अगर चाहते तो बड़े से बड़े कॉलेज में जॉब कर सकते थे, बड़े से बड़ी ट्यूशन सेटअप कर आप लाखों रुपए कमा सकते थे। आज इन गरीब स्टूडेंट्स के पीछे आप वक्त देने की रीज़न क्या है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, शायद मैं तलहा साहब से भी इससे पहले बात करा हूँ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब आई थी उस वक्त मैं IAS का एग्ज़ाम दिया था, और IAS के मामले में अल्लाह के फजल से मैं इतनी ज़्यादा स्टडी करता था कि 14 घंटे मेरे को कम लगते थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद वो स्टडी का मेरे को पास उसमें नहीं हुआ। नहीं होने के बाद फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलती क्या करा। अब मेरा रिसेंटली दोस्त मोहसिन जो हमारे साथी है, वो अब KS ऑफिसर बना, तहसीलदार बना बसों कल्याण से, अभी बेंगलुरु में जॉब कर रहा है। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं, दीवार इधर है, दरवाज़ा उधर है, मैं डायरेक्शन नहीं रहने की वजह से दीवार से टकरा रहा हूँ, यानी पढ़ी में। तो तब उसके बाद ये गलती तो रियलाइज़ हुई। फिर मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला, अच्छे चांस भी था। मैं उस वक्त अल-फारूक अलम में स्कूल में पढ़ाता था। वहाँ जब मैं गया तो बच्चों का जो बिहेवियर मेरे साथ देखा, खिड़की है और दरवाज़ा है, खिड़की में मुझे देखते कि 55 स्टूडेंट्स वो पूरे के पूरे उठ के ठहर गए। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुबिन खैरदी, तेरी ज़रूरत यहाँ है, चाहने वाले तेरे यहाँ हैं, और तू वहाँ जाके अकेला एक गुग्गू की तरह रहना चाह रहा है। तब ये मेरे को एहसास होने के बाद फिर मैं गुलबर्गा आया। गुलबर्गा आने के बाद मैं इनखला, चूँकि दिन में 4 पेपर मैं कम से कम पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक हैबिट है जिसमें 2 इंग्लिश रहते हैं, 2 उर्दू रहते हैं। तो ये पढ़ने के बाद हर कोई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा करने PMO तक गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे को दिया भी एजाज़, शुक्र है मालिक का। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद PM साहब बोले, मैं खुश होगा कि हमारे कितने अच्छे हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, कि हमारा भला चाहते हैं और हमारी हालात बता रहे हैं। उसके बाद मुसलमान लोग जो लीडर्स कॉपी करने लगे, समझ में आया सियासी जो है अच्छे अशराफ लोग हैं, इन्हों भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ख़राब मेरे को नूरुद्दीन साहब उस वक्त लगा जब रिलीजियस लीडर भी ये बयान देने लगे कि मुसलमान जो है बैकवर्ड हैं। तब मुझे गुस्सा आया, क्या वो कौम बैकवर्ड हो सकती है जिसके पास खाने का तरीक़ा, अरे क्या वो कौम बैकवर्ड हो सकती है जिसके पास पानी पीने का सलीक़ा सिखाया जाता, क्या वो कौम बैकवर्ड हो सकती है जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसी का ख्याल रखने का तक ये सिखाया जाता है। तब फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरफ में आया। आने के बाद आप देखते हैं कि अल्लाह के फजल से ये सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से आज की डेट में मैं काउंसलिंग शुरू कर रहा हूँ। मुसलसिल मेरा मुताल्ला एक लेवल को पहुँचा है। तो काउंसलिंग में इंशाल्लाह अब मैं करियर काउंसलिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पेरेंट्स काउंसलिंग के साथ करियर की रहेंगी। करियर की काउंसलिंग इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि सच्चर कमेटी के बाद हम भी कर सकते थे और आज भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी भी लेक्चरर है और हमारी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर्स हैं।
पूरे मास्टर्स हैं। हम अभी स्टार्ट इसलिए नहीं करें ताकि हमारे को भी वही चस्का ना लगे, बल्कि हम आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो अहम रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है IAS का गाइडेंस सेंटर ओपन हो रहा है, करियर काउंसलिंग शुरू हो रही है। काउंसलिंग खाली इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के कोर्सेज बताना नहीं है, काउंसलिंग उससे आगे की चीज़ है। पूरी शख्सियत को समझ के उसके बारे में पूरी डिटेल, जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट पेश करना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अक्सर बच्चे जो है जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लीजिए कि एक उनके पेरेंट्स की डिमांड अलग थी और उसकी लाइफ में कुछ अलग ही टर्न आया। तो अक्सर बच्चे होते हैं जैसे कि हमारी ऑफिस में ही, जैसे कि मैं हूँ, मेरे दोस्त तलहा हैं, सोहेब हैं, हमारे एजुकेशन अलग अलग हैं, मगर हम आज एक अलग फील्ड पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नाम से नवाजा भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी एजुकेशन करने के बाद डॉक्टर बनने की जगह पॉलिटिशियन बन जाते हैं या सोशल वर्कर बन जाते हैं। जैसे कि हमारे गुलबर्गा के एक 2 दिन पहले हमने एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट का रियाज खतीब साहब का इंटरव्यू किया था, तो उनका इंटरव्यू कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो भी एक इंजीनियर है और काफ़ी एजुकेटेड हैं, मगर उन्होंने सोशल वर्क करना चाहा। तो इन इस टाइप के स्टूडेंट्स को पेरेंट्स अक्सर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा मानना है और ये फैक्ट भी है कि पेरेंट्स जब बच्चों को नहीं समझते हैं और पेरेंट्स जिस फील्ड में कामयाब नहीं होते या पेरेंट्स के जो ख्वाब रहते हैं वो ख्वाब पूरा करने के लिए गोया उन्होंने बलि का बकरा जो बोलते हैं अपने बच्चों को बना देते। यानी अपन तो ख्वाहिश पूरी नहीं करे, जैसे पुराने फिल्मों में होता था कि एक बाप का कत्ल होता था, बाद में जो है उसके बच्चे आके बदला लेते थे, ऐसे जहाँ पेरेंट्स ये बच्चों के साथ एक मानों में जुल्म करते हैं। उसके बाद दूसरा और एक पहलू जो है, पेरेंट्स अगर अपनी अहमियत और अपने बच्चों की अहमियत समझे तब क्या करते हैं, तब वो काम ये करते हैं कि हमारे जैसे जो काउंसिल करने वाले हैं, काउंसलर्स हैं, इनके पास ले जाते हैं, फिर उनका पूरा टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद एक रिजल्ट आता है कि हाँ ये 7 क्वालिटीज़, ये 7 फील्ड के अंदर बच्चा जा सकता है। और यकीन मानिए जो बच्चा अपनी काउंसलिंग करा के किसी फील्ड में जाता है वो फील्ड का सुपरस्टार बन सकता है, एक टॉप लेवल का बंदा बन सकता है, क्योंकि पूरी उसकी स्किल्स वहाँ पे इस्तेमाल आते हैं। आपका जिक्र करें, मैं तो शुरू से आपका और हमारे आपके अजीज़ दोस्त तलहा साहब का तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ। उनके पास बोलने की क्षमता इतनी ज़्यादा है, आप अगर उनको देखेंगे तो सरप्राइज हो जाते हैं कि इन्हों खाली इंजीनियर कैसा बने। अगर इंजीनियर के साथ इन्हों और क्या बन सकते थे, वो फील्ड के ऊपर अगर हम ध्यान देते तो फिर क्या होता, फिर वापस बचपन को जाते, फिर वहाँ से हम ढूंढ कर एक गैर मामूली जो है एक शानदार एंकर हम टीवी का कम से कम हिंदुस्तान को दे सकते थे, तलहा साहब की शक्ल में या फिर आपकी शक्ल में। ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचपन में अगर पेरेंट्स समझ जाते, हीरे को हीरा समझ में आता है, सोने को सोना समझ में आता है, तो बच्चे को ये हीरे और सोने से भी आगे की चीज़ है। जिस दिन समझ में आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये गलतियाँ नहीं होंगी। अभी भी चूँकि पेरेंट्स चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाने से पहले हमारे जैसे काउंसलर से मिलाइए। हम उनको पूरा इंशाल्लाह समझेंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका पैशन और दूसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी चीज़ों को समझते हुए इंशाल्लाह हम इस पे आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। जब कभी भी आपकी गुलबर्गा मिरर या दक्कन डाइजेस्ट, आप जब कभी भी इस सिलसिले में इंशाल्लाह मेरे को बुलाएंगे तो मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, इस जवाब के साथ कि सोशल वर्क या दूसरा जो भी वर्क कर रहे हैं वो अपनी जगह है। आप जो कौम में विजडम सेंटर का काम कर रहे हैं, मैं ख़ास कर गुलबर्गा दक्कन डाइजेस्ट और आपको मुबारकबाद देता हूं कि सोशल मीडिया में रिवोल्यूशन लाने में अगर पहली किसी टीम का हाथ है तो वो किसका है? ये कोई तरफदारी या गुलामी या मैं आपका शक्ल देख के नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तलहा का है, तलहा हुसैन उस नौजवान का है जो जिससे हमारी बात भी हुई थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सोशल। तो ये कैसा है रिवोल्यूशन? ये तो आप ही के ज़रिए से आया है, तो ये भी सोशल वर्क हुआ ना आपका, गैर मामूली सोशल वर्क हुआ। ये तो विजडम सेंटर होगा, मैं बोलूँगा विजडम सेंटर कम प्लेटफॉर्म हुआ। तो ये तमाम बातें आपको इसलिए बताई गई। आज पेरेंट्स डे है, हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि कुरान कहता है कि तुम उन्हें उफ़ ना कहो, तो सोचो पेरेंट्स का लेवल क्या होगा, पेरेंट्स की कुर्बानियाँ क्या होंगी और पेरेंट्स तुम्हारे लिए क्या नहीं करे होंगे। अब तुम्हारा वक्त है कि तुम पेरेंट्स की अहमियत को समझते हुए तुम उनकी तरफ बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनकी दुआएं लेते हुए उन्हें जो भी बात कहते हैं मानते रहिए। और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, ख़ासकर अपने बच्चों को उनकी क्वालिटीज़ को समझते हुए उनके स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका टेस्ट, उनका इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ों को समझते हुए आप उनको गाइड करते रहिए।
इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। हम बैकवर्ड हैं, हमारे को इन्हों नुकसान पहुँचाए, उन्हों नुकसान पहुँचाए, ये पुराने और बेवकूफ़ किस्म के बातें हो गए। एक नया दौर अब चल रहा है, वो क्या है, अब दुनिया इस तरक्की की तरफ गई है, जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से होकर अब हवाओं के अंदर हुकूमत करने का वक्त शुरू हो गए। तो इस पहलू से बेटा ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी शख्सियत को निखारो, खूब आगे बढ़ो। और पेरेंट्स से और एक बार गुजारिश करूँगा, आपके पास सोने का सोना आपके बच्चे हैं, उन पे आप फोकस कीजिए, उनको समझिए। अगर आप समझेंगे तो आने वाले वक्त के ये बहुत बड़ी शख्सियत इंशाअल्लाह बन सकते हैं। मैं जनाब नूरुद्दीन साहब का, दक्कन डाइजेस्ट तलहा साहब का और जो भी लोग हमें देखे, आप तमाम का मशकूर हूँ। जो भी करियर से रिलेटेड आप बात करना चाहे तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मुबीन खैरदी या फिर मुबीन स्पोकन इंग्लिश या मुबीन सर, ये बड़े प्यारे नाम हैं, आप इस शख्स से मिल सकते हैं, यानी मुझसे। थैंक यू। 4 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया था जो रात में रीडिंग राइटिंग के लिए आता था, ड्राइविंग करता था। मैं उससे बात करने के बाद बोला, बेटा तेरा इसके अंदर फ्यूचर नहीं है, वो शायद आपकी उम्र का है, आपसे ज़रा छोटा है। तो फिर बोलने के बाद वो बच्चे को बात समझ में आ गई। आज वो बच्चा मार्केटिंग फील्ड में चले गया, ये गुटखा वगैरह जो भी रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉल लेकर आया था कुछ ही दिनों में, और जो फीस अभी बाकी थी वो मुझे देकर भी गया। तो आई सरप्राइज़। इसी तरीके से इरफाना बोल के लड़की है, एक रिजवाना बोल के है, और इसी तरीके से हमारे पास हम देखते हैं अलग अलग जो लड़कियां हमारे पास आगे गए। लड़कों में रेहान है, और रेहान के साथ साथ अजय है, और साथ उसी के साथ जो है दूसरे और बहुत सारे कई नाम हैं। ये तमाम लोगों को हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं करें, हम खाली जस्ट थोड़ा बहुत गाइडेंस करें उनको। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा इरफाना जो लड़की है, वालिद साहब उसके ड्राइवर हैं, ये ऑटो चलाते हैं, माँ का बड़ा अहम रोल। वो चूड़ियाँ जो रहती हैं उस पर कलर लगाते हैं। वो औरत जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत करती है कि वो बच्ची आज गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा फिज़िक्स की जब एडमिशन लेती है तो फर्स्ट टॉपर में जो लिस्ट लगता है वो बच्ची का लगता है, और वो बच्ची उर्दू मीडियम की। माशाअल्लाह। तो ये रोल है पेरेंट्स का। मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी फैमिली को और उस शहर को पेरेंट्स डे मुबारकबाद, जहाँ पे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत आराम फरमा है। थैंक यू। तो ये मुबीन सर ने आज काफ़ी सारा वक्त दिया हमारे चैनल पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन को लेके पेरेंट्स डे। तो मैं भी मेरी वालदा को आज पेरेंट्स डे की मुबारकबाद देता हूं। और मेरे मदर ने सर कभी हमें किसी काम से रोका नहीं, काफ़ी हमेशा सराहा है, और आज मेरे इस काम को भी और मेरी सारी टीम को काफ़ी वो दुआ देते हैं। और सर का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है गुलबर्गा के स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा से गरीब स्टूडेंट्स को और एजुकेटेड जो बंदे बन सकते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी मेहनत करते हैं। तो बच्चों से अपील है कि हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, और माँ बाप से अपील है कि आप अपने बच्चों के वर्क को, उनके प्ले को, उनके हरकतों को ऑब्जर्व कर कर वो जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दीजिए। एक ना एक दिन सक्सेसफुल वो बनकर आपके नाम रोशन करेंगे। व्यूअर्स से हमारी अपील है कि हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और इस इंटरव्यू को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।